अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग जो है वो खैरियत से होंगे। तो आज जो है वो हम लोग चैप्टर नंबर 15 के जो है वो MCQs करेंगे। चैप्टर नंबर 15 के जो है वो MCQs, क्वेश्चन आंसर्स और न्यूमेरिकल्स, तमाम चीज़ें जो है वो सॉल्व करेंगे। अच्छा, चैप्टर नंबर 15 के MCQs, क्वेश्चन आंसर्स और न्यूमेरिकल्स करने से पहले इसके नोट्स के बारे में बता देता हूँ कि तमाम सब्जेक्ट के नोट्स जो हैं वो बन गए हैं। इन तमाम सब्जेक्ट के नोट्स के अंदर न्यूमेरिकल्स जैसे कि केमिस्ट्री, फिज़िक्स, इसमें न्यूमेरिकल्स, सेक्शन बी के क्वेश्चन, सेक्शन ए के क्वेश्चन, सेक्शन सी के क्वेश्चंस, MCQs और शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस और जितने भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जितने भी न्यूमेरिकल आपको गिवन है बुक में, वो तमाम के तमाम इस नोट्स के अंदर सॉल्व होंगे और क्वेश्चन आंसर्स भी होंगे और उसका सोल्यूशन MCQs और MCQs का सोल्यूशन भी मौजूद होगा। तो ये नोट्स जो हैं, एक नोट्स की फ़ीस जो है वो 150 है, लेकिन अगर तमाम सब्जेक्ट के नोट्स आप बाय करना चाहें तो वो 500 है। ठीक है, 500 के अंदर आपको तमाम सब्जेक्ट के नोट्स मिल जाएंगे जिसमें तमाम चीज़ें जो बुक में गिवन है सॉल्व होंगी। ये वाहिद नोट्स हैं जिसमें तमाम चीज़ें इन डिटेल सॉल्व हैं और तमाम आंसर टू द पॉइंट हैं। अगर आप बोर्ड के पेपर में लिखेंगे तो इंशाल्लाह पूरे नंबर ईजीली आपके सिक्योर हो जाएंगे। तो अगर आपको ये नोट्स बाय करने हो तो कैसे बाय कर सकते हैं? PDF में ये नोट्स हम आपको प्रोवाइड करेंगे। इजी पैसा नंबर स्क्रीन पर आ रहा है, उसी पर आप इजी पैसा कर कर हमें बता दें। अगर एक सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए तो एक सब्जेक्ट की फ़ीस पे करें इजी पैसा पे और व्हाट्सएप पे हमें बता दें। इसी नंबर पे व्हाट्सएप भी है जो कि स्क्रीन पर आ रहा है, तो हम आपको उसी वक्त उस सब्जेक्ट के नोट्स प्रोवाइड कर देंगे। और अगर आपको तमाम सब्जेक्ट के चाहिए तो 500 पे करें, ईजी पैसा करें, ये जो नंबर आ रहा है इस पर, और इसी नंबर पर व्हाट्सएप करके हमें बता दें कि हमने फ़ीस पे कर दी है, तो मैं आपको तमाम सब्जेक्ट के नोट्स उस पर सेंड करवा दूंगा। हाँ, अगर आप ग्रुप में ऐड होना चाहें तो ग्रुप की फ़ीस 1500 है, जिसमें नोट्स तमाम सब्जेक्ट के, न्यूमेरिकल, लेक्चर, टेस्ट सेशन, लाइव सेशन और साथ ही साथ मॉडल पेपर का सॉल्व, गैस पेपर का सॉल्व, 5 ईयर का सॉल्व, तमाम चीज़ें मिल जाएंगी। और ये फ़ीसें पर ईयर है। ये फ़ीस जो है वो एक बार आपने साल में देनी है, हर बार नहीं देनी। तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके और डिटेल भी ले सकते हैं। ठीक है, तो अब आ जाते हैं अपने MCQs, क्वेश्चन आंसर्स पर। ठीक है, तो सबसे पहले MCQs गिवन है बुक में, तो सबसे पहले MCQs से ही स्टार्ट लेते हैं और पेपर में भी सबसे पहले MCQs ही आपको मिलते हैं ना। तो MCQs में सबसे पहले MCQs आपके पास ये है, इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम लो टू हाई पोटेंशियल दे विल। देखो भाई, ये आपके पास एक लो पोटेंशियल है। ठीक है, ये आपके पास एक लो पोटेंशियल है, ये चलो ऊपर है तो हाई पोटेंशियल कर लो। ये आपके पास एक हाई पोटेंशियल है P, और ये आपके पास एक लो पोटेंशियल है। ठीक है, हाई पोटेंशियल में नेगेटिव चार्ज होगा और लो पोटेंशियल पे पॉजिटिव चार्ज होगा। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर था, इनिशियल पोजीशन पर था। ठीक है, और मैंने इलेक्ट्रॉन को अब यहाँ पर ले आया हूँ। पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ था, अब यहाँ पर आ गया, फाइनल पोजीशन पर आ गया। तो जब वो यहाँ से यहाँ जाएगा ना, तो इसके अंदर एनर्जी स्टोर हो जाएगी और जैसे ही आप जो वर्क आपने इलेक्ट्रॉन पे कराया है उसे रिलीज करोगे तो इलेक्ट्रॉन खुद ब खुद लो पोटेंशियल पर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें एनर्जी स्टोर थी। तो यहाँ पर ए में क्या आएगा? गेन एनर्जी। ये बिल्कुल इस तरह की एग्जाम्पल है रबड़ की। ठीक है, अगर आप रबड़ को स्ट्रेच करते हो, यानी रबड़ पे वर्क कराते हो और उसको स्ट्रेच करते हो, तो उसमें एनर्जी स्टोर हो जाती है और जैसे ही रिलीज करते हो तो वो फौरन से क्या होता है, वापस अपनी पोजीशन में आ जाता है। तो बिल्कुल ऐसा ही है, इलेक्ट्रॉन को आप यहाँ लेके गए, जैसे ही यहाँ से छोड़ा वो वापस अपनी जगह पर आ जाएगा। ठीक है, तो गेन एनर्जी ए में था आपके पास। अच्छा, इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट एन एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन। तो देखो, मैंने जब ये एमीटर का पढ़ाया था आपको, इससे पहले के लेक्चर जो अपलोड किया है, इससे मेरे ख्याल से हमने ये पढ़ा था 15.8 के अंदर। तो एमीटर हमेशा सर्किट में सीरीज में कनेक्ट होता है ताकि करंट जो सर्किट में आ रहा है वही एमीटर में आ जाए। तो यहाँ पर आपके पास क्या जवाब आ गया? सीरीज भी आपको ए में गिवन है, सीरीज। ठीक है, ये ए हो गया। अच्छा, ए बी, अच्छा ये ए बी नहीं है, 1 2 है, 1 और ये 2 और ये 3। कहते हैं रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डस नॉट डिपेंड ऑन। रेजिस्टेंस जो है वो कंडक्टर की डिपेंड नहीं करती। हमने एक फार्मूला पढ़ा था, R इज इक्वल टू रॉ
R इक्वल टू रॉ, ठीक है, L अपॉन A, ठीक है। तो इसमें से कौन कौन सी चीज़ मौजूद है गिवन आंसर्स में? लेंथ ऑफ द कंडक्टर भी मौजूद है, एरिया ऑफ द कंडक्टर भी मौजूद है, रेजिस्टिविटी, ये कांस्टेंट जो है वो रेजिस्टिविटी होती है। तो डेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता रेजिस्टेंस, किस पे डिपेंड नहीं करता? डेंसिटी। तो डेंसिटी हमारे पास सी में मौजूद है, ठीक है, याद रहेगा आपको, डेंसिटी पे जो है वो रेजिस्टेंस डिपेंड नहीं करती। अब आपके पास आ जाते हैं ओम्स लॉ के ऊपर। ओम्स लॉ में कहा जाता है, ओम्स लॉ स्टेट दैट, ओम्स लॉ क्या कहता है? रेजिस्टेंस इंक्रीज एज करंट इंक्रीज, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी अगर करंट बढ़ेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। V इज इक्वल टू आई आर है, तो रेजिस्टेंस डिक्रीज एज करंट इंक्रीज, ये भी नहीं है। रेजिस्टेंस इंक्रीज एज वोल्टेज इंक्रीज, तो ये वाला बिल्कुल सही है, करंट इंक्रीज एज वोल्टेज इंक्रीज। इसका बेस्ट आंसर हमने देखना है, तो इसका बेस्ट आंसर देखेंगे। देखें, इसका जो आंसर है वो सी भी सही है लेकिन सी बेस्ट नहीं है, ठीक है, सी भी सही है लेकिन सी बेस्ट नहीं है। बेस्ट इसका है आपके पास डी, कि अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो यानी वोल्टेज भी बढ़ा है और करंट भी बढ़ा है। तो इसका सही आंसर क्या है आपके पास? डी। सी भी सही है लेकिन सी और डी में से अब आपको ऐसे भी आंसर्स मिलेंगे कि दोनों सही होंगे, एक पहचानना होगा। इंक्रीज एज VOLTAGE, वोल्टेज इंक्रीज, इंक्रीज CREAS इंक्रीज, ठीक है, डी। तो इसका बेस्ट आंसर है आपके पास डी, करंट इंक्रीजेस एज वोल्टेज इंक्रीजेस, ठीक है। अच्छा, तो कहते हैं द कंडीशन व्हेन द, ये वाला फॉर्मूला इधर लग रहा है, V इज इक्वल टू आई आर, ठीक है, V इक्वल टू आई आर। तो अगर वोल्टेज बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगी, ठीक है। तो आगे कहा जाता है कि द कंडीशन व्हेन द रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्किट इज जीरो इज नोन एज, वो कंडीशन बताएं जिसमें रेजिस्टेंस आपके पास जीरो आती है। तो देखें, अगर आपका सर्किट क्लोज है तो रेजिस्टेंस तो जीरो नहीं होगी, अगर आपका सर्किट ओपन है तो आपके पास रेजिस्टेंस रहेगी, क्योंकि रेजिस्टेंस तो वहां भी आपके पास होगी अगर सर्किट ओपन है तो भी। लेकिन अगर आपका सर्किट शॉर्ट है तो आपके पास जो रेजिस्टेंस है वो ज़ीरो आएगी, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास शॉर्ट सर्किट, CUIT सर्किट। ओपन भी हो सकता था लेकिन शॉर्ट सर्किट इसका सबसे बेहतरीन जवाब है, ठीक है। ओपन भी आप लगा सकते थे लेकिन शॉर्ट सर्किट इसका सबसे बेहतरीन आपका जो यहाँ पे जवाब बन रहा है, ठीक है। तो अब हमारा ये क्वेश्चन हो गया है, अब इसका जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और उसमें देखते हैं, नेक्स्ट MCQs करते हैं। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, ये MCQs आप अपने पास लिख लीजिएगा ताकि आपके पास इनके आंसर्स जो हैं वो प्रिजर्व हो जाएं, क्योंकि जब बाद में आप इसी को देखेंगे तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आपको डायरेक्ट आंसर्स जो है वो मिल जाएंगे। अच्छा, अब आ जाएं हम अपना जो है वो छठा MCQs करते हैं और छठा MCQs में देखते हैं हमें क्या दिया हुआ है। द कंडीशन फॉर द वैलिडिटी ऑफ ओम्स लॉ इज दैट, अच्छा, कौन कौन सी कंडीशन है जिस पर ओम्स लॉ वैलिड होगा? अगर वो कंडीशंस नहीं होंगी तो ओम्स लॉ वैलिड नहीं होगा। टेम्परेचर शुड रिमेन कांस्टेंट, बिल्कुल सही है, ये होना चाहिए, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा कम होगा तो ओम्स लॉ नहीं लग सकता। करंट शुड बी प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, बिल्कुल सही है। रेजिस्टेंस मस्ट बी वायर वुड टाइप, तो ये बिल्कुल सही है। तो ऑल ऑफ द अबव इसका सही आंसर है, ऑल ऑफ द। अच्छा, ये आंसर आप जब भी लगा सकते हैं जब आपने तमाम कंडीशनें पढ़ रखी हो, वरना नहीं, ठीक है। तो अब आ जाते हैं 7 पे, यानी टेम्परेचर भी कांस्टेंट रहना चाहिए, करंट भी प्रोपोर्शनल है, सब कुछ सही है। ओम्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल टू, ओम्स लॉ आप किस पे नहीं लगा सकते? हाई करंट पर, स्मॉल रेजिस्टेंस पर, डीसी करंट पर या सेमीकंडक्टर्स पर। तो ओम्स लॉ आप सेमीकंडक्टर्स पे नहीं लगा सकते, ठीक है, सेमीकंडक्टर्स पर ओम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होता। तो ये आ गया आपके पास सेमी कंडक्टर्स ए, ठीक है, सेमीकंडक्टर्स।
क्योंकि सेमीकंडक्टर का वोल्टेज कम ज़्यादा होने से ये सेमीकंडक्टर वो कंडक्टर्स होते हैं, अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो ये अच्छे आपके पास कंडक्टर बन जाते हैं, अगर टेम्परेचर लो है तो ये आपके पास जो है वो अच्छे इंसुलेटर बन जाते हैं। तो इसलिए इस पर ओम्स लॉ नहीं लगेगा। 8वें में कहा जाता है कि टू रेजिस्टेंस ऑफ 6 ohms and 12 ohms are connected in parallel, their net resistance is। तो ये न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल टाइप है, इसको न्यूमेरिकल से करना होगा। तो ये गिवन डेटा लिख लीजिए, पूरी हेडिंग वेडिंग नहीं डालिएगा जब एमसीक्यूज में कर रहे हो, जब आप वैसे करेंगे न्यूमेरिकल तो सही है, लेकिन मैं हर बार लिखवाता हूँ तो इसलिए मैं लिखवा रहा हूँ। तो आपने आर ई पता करना है, ठीक है, नेट रेजिस्टेंस पता करनी है। आपके पास R1 जो दिया हुआ है वो 6 ohms का दिया हुआ है, R2 जो दिया हुआ है वो 12 ohms का दिया हुआ है, ठीक है। पैरेलल में जब भी रेजिस्टेंस होते हैं तो उसका फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ाया था, 1/RE इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक है। तो 1/RE, तो ये कितना हो गया 6, ये कितना हो गया आपके पास 12। इनका LCM ले लीजिए तो कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा आपके पास 12 इधर आ जाएगा, 6 इधर आ जाएगा, और 12 और 6 आपस में मल्टीप्लाई होकर बना लेंगे 72, ठीक है, 72। तो इन दोनों को भी ऐड कर देंगे तो ये 80 बना लेंगे, 72। अच्छा, अब इनको क्या करते हैं, कैलकुलेटर की मदद से डिवाइड कर देते हैं कि कौन से नंबर पे ये दोनों आ रहे हैं हमारे पास। आप भी कैलकुलेटर की हेल्प ले लीजिएगा इस तरह की छोटी मोटी कैलकुलेशन के लिए। तो 18 डिवाइडेड बाय 72, तो 1/4, ठीक है। RE आपके पास आ रहा है 1/4, तो 4 को उधर ले जाइए, RE को इधर ले आइए, तो आपके पास आंसर क्या आया, 4 आंसर आ रहा है। तो देख लीजिए, आपको गिवन आंसर्स में 4 दिया हुआ था, बिल्कुल C आपको दिया हुआ है, यानी C सही है, ठीक है, C आपका बिल्कुल सही जवाब है। इस तरह से आपने तमाम आंसर्स के जवाब फाइंड करने हैं, ठीक है। डायरेक्ट ऐसा नहीं है तुक्का मार रहा है, बिल्कुल ये चीज़ करेंगे तो ये आपको ये आंसर आखिर में आएगा, ठीक है। अच्छा, कहते हैं द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी टू अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू इट, इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक। अच्छा, वो प्रॉपर्टी जो कि अपोज करे, यानी चार्ज को मूव करने से रोके, किसी भी चीज़ में ऐसी प्रॉपर्टी जो चार्ज को मूव करने से रोके, उसे आप क्या कहते हो, उसे आप कंडक्टेंस तो नहीं कहोगे, क्योंकि कंडक्टेंस का मतलब यह है कि चार्ज ज़्यादा से ज़्यादा फ्लो करे, तो बेशक उसे आप कहोगे रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, TANC, रेजिस्टेंस यानी A, सॉरी C में दिया हुआ ना रेजिस्टेंस। अच्छा, कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पर्पस ऑफ कनेक्टिंग अ बैटरी इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इलेक्ट्रिक सर्किट में आप बैटरी क्यों कनेक्ट करते हो, बेसिकली मकसद तो भाई चार्ज के लिए होता है। तो यहाँ लिखा हुआ है टू मेंटेन रेजिस्टेंस अक्रॉस द कंडक्टर, टू वेरी रेजिस्टेंस अक्रॉस द कंडक्टर, टू मेंटेन कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर, या टू वेराइंग पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर। तो C या D में से इसका एक सही है, लेकिन इसका सही जो है वो टू मेंटेन कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर, के पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो कंडक्टर के अक्रॉस मेंटेन रहे, इसीलिए आप बैटरी को सर्किट में कनेक्ट करते हो। तो यहाँ लिख लो 2MAIN, मेंटेन। अच्छा, अब इसको पूरा लिखना पड़ेगा, टू मेंटेन कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर, अक्रॉस यानी पूरे कंडक्टर के अंदर, अक्रॉस द कंडक्टर्स, जो कि है C, ठीक है। ये आपके पास इसके जवाबात थे। मैं एक बार फिर इसको रिपीट कर देता हूँ, रिपीट करने से मुराद ये कि इनके जवाबात को, तो इनके जवाबात आपके पास क्या हैं, AACD। अच्छा, यहाँ पर AACD आ रहा है, जबकि AAD होना चाहिए, तो इसमें देखते हैं यहाँ पर क्या, बल्कि सही है AACD फिर C, सही है। तो चौथे का जवाब D आना था, बिल्कुल छोटा सा करके लिखा हुआ है, आई होप विजिबल हो, ठीक है।
उसके बाद पांचवे का भी सी आना था, आपके पास छठे का डी आना था। छठे का तो डी सही है, ठीक है, छठे का आपके पास डी आना था। ऑल ऑफ द अबव डी सही है। अच्छा, उसके बाद आठवें का आपके पास आ गया सी, बिल्कुल सही है। नवे का भी आपके पास सी आ गया और 10वें का भी आपके पास सी आ गया। तो ये तमाम जवाब आपके एक्यूरेट आ रहे हैं, ये तमाम जवाब आपके एक्यूरेट आ रहे हैं, ठीक है, ये एक्यूरेट है। तो इसको आप चाहे तो मैच भी कर सकते हैं, और बाकी आपको अगर कॉन्सेप्ट टाइम में है तो फिर तो ये आपको वैसे भी समझ में आ जाएंगे, ठीक है। मैं वेरीफाई कर लेता हूँ आप लोगों के लिए आंसर, ताकि आप लोगों को मुश्किलात ना हो, बस डायरेक्ट आप इसको लिख लें। चलो, ये तो हो गए। अब क्वेश्चन आंसर्स की तरफ आ जाते हैं। क्वेश्चन आंसर्स चलते रहेंगे बोर्ड पर, मैं एक्सप्लेन करता रहूँगा। एक बार बोर्ड को रिमूव कर देते हैं ताकि आपके लिए क्वेश्चन आंसर्स स्टार्ट करें। ग्रुप में अगर आप ऐड नहीं हुए हैं ज़रूर हो जाइएगा, क्योंकि देखें ग्रुप में मैं आपको बहुत सारी डिटेल्स और बहुत सारी चीज़ें फ़ौरन दे देता हूँ। आप अगर व्हाट्सएप पे ऐड होते हैं तो इसका क्या मतलब है कि डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं कोचिंग से और मुझसे, क्योंकि आपको डायरेक्ट हम कांटेक्ट कर पाते हैं, डायरेक्ट चीज़ें दे पाते हैं। और बाकी ये है कि जो यूट्यूब है, फिर इसके लिए जब तक वीडियो ना बनाओ आप तक कोई डिटेल्स पहुँचती नहीं है, क्योंकि अगर मैं तस्वीर भी अपलोड कर दूँ वीडियो यूट्यूब पर तो वो आपको शायद ना मिले, क्योंकि ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। कम्युनिटी पोस्ट का तो ये ऑप्शन है, लेकिन वो इतना करामत साबित होता नहीं है जितना करामत आपको डायरेक्ट ऐड करना व्हाट्सएप पर होता है। वहाँ आप डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो आप लोग ग्रुप में ऐड हो जाइएगा। फ़ीस जो है कम से कम ही है, साल की फ़ीस है ये पूरी जो मैंने आपको बताई है, तो टेंशन ना लीजिएगा, एक ही बार देनी है आपने, और एडवांस ही देनी होती है स्टार्ट में। काफ़ी बच्चे ऐड है, कहीं 100 बच्चे ग्रुप में ऐड हैं, तो आप लोग भी हो जाइएगा। अच्छा, हाँ, अब आगे स्टार्ट करते हैं। आंसर्स में बताता रहूँगा आप लोगों को, और साइड में चलते रहेंगे, मैं एक साइड में खड़ा रहूँगा, ठीक है, ताकि आप लोगों के लिए आंसर्स आते रहें। बाकी एक्सप्लेन मैं इसे कर चुका हूँ पहले ही, पूरा चैप्टर पढ़ाने के बाद आखिर में हर बार ये एक्सरसाइज आखिर में ही कराता हूँ। क्यों? क्योंकि आपको पहले पता हो कि क्या चीज़ क्या है, ऐसा ना हो कि बस मैं डायरेक्ट उसका आंसर दे दूँ। क्यों? देखो, कोई भी क्वेश्चन का आंसर्स आपके लिए जब तक कोई फ़ायदे का सबब नहीं बनेगा, जब तक उसका कोई फ़ायदा आपको नहीं होगा, जब तक उसका मतलब ही आपको ना पता हो। तो हर क्वेश्चन का आपको मतलब पता होना चाहिए, तो आंसर भी समझ में आएगा क्या है। टोटल 16 क्वेश्चंस हैं, ऐसा नहीं है कि थोड़े बहुत क्वेश्चंस हैं, टोटल 16। तो सबसे पहला क्वेश्चन है 1, क्वेश्चन नंबर 1, इट इज़ ऑलवेज द केस दैट अ सीरीज कनेक्शन बिटवीन कैपेसिटर विल रिजल्ट इन। तो ये बोल रहे हैं क्या हमेशा जो है वो वजह बनती है कि सीरीज कनेक्शन किया जाता है कैपेसिटर को आपस में, ऐसी क्या वजह होती है, ऐसी क्या ज़रूरत पड़ जाती है। कहते हैं ना, क्या ज़रूरत पड़ गई थी तुमको ऐसा करने की, तो आपको क्यों ज़रूरत पड़ जाती है सीरीज़ में कनेक्ट करने की। तो ये जो मैं आंसर सभी शेयर कर रहा हूँ ना आपके साथ, ये एज इट इज़ नोट्स में भी मौजूद हैं। तो अगर आपको यहाँ से प्रॉब्लम हो रही हो देखने में, तो नोट्स ले लीजिएगा, उसमें से भी देख सकते हैं। तो 2 or more capacitor in series will always have equal amount of coulomb charge across their plates। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर जवाब छोटा है, या कुछ बोलेंगे बड़ा है। तो देखो, जवाब उतना देना है जितना पूछा गया है। आपसे पूछा है कि फोर्स का यूनिट क्या है, क्या पूछा है, फोर्स का यूनिट क्या है, तो आप क्या कहोगे, द यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। अब एक बच्चा लिख दे भाई, न्यूटन जो है वो एक साइंटिस्ट है, और वो साइंटिस्ट के सर पे सेब गिरी थी, और उन साइंटिस्ट ने जो है वो फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन दिया था, सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन, थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन दिया था, और उन्होंने जो है वो F=ma का फार्मूला दिया था, और वो बहुत अच्छे साइंटिस्ट थे। फिर भी मैं उससे कहूँगा व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ फोर्स, क्योंकि तुमने तो अभी तक फोर्स का यूनिट बताया ही नहीं। तुमने तो न्यूटन की पूरी कहानी बता दी, बहुत अच्छी बात है आपको पता हो, लेकिन मैंने ये पूछा था व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ फोर्स। तो जब तक आप न्यूटन नहीं लिखोगे जवाब में, तो वो जवाब आपका कट जाएगा। और ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें बताना, लिखना हर बार फ़ायदे का साबित नहीं होता, फ़ायदेमंद नहीं होता। हम यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं, हमारे टीचर हमें ये नहीं कहते हैं कि 10-10 पेज के आंसर्स दो, वो कहते हैं कि जो पूछा है वो बताओ। तो जितना आपसे पूछा गया है सवाल में उतना बताएं। पूछा ये गया था कि क्यों कैपेसिटर्स को सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं, तो बस आपने बता दिया कि इसलिए कनेक्ट करते हैं कि चार्ज जो है वो सेम रहे हर कैपेसिटर में। तो बस ख़त्म बात, इतना ही जवाब था, ठीक है। तो हमेशा ये ध्यान रखिएगा, मैंने आपको बहुत डिटेल से बता दी बात। अब आ जाते हैं
एन इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज बीइंग स्टोर्ड इन ईच कैपेसिटर। ठीक है, अच्छा दूसरा ये क्वेश्चन पूरा कर लीजिएगा, मैंने पूरा पढ़ दिया था। वाई शुड वी कनेक्ट द इक्विपमेंट इन पैरेलल रादर देन इन सीरीज एंड व्हाट, आई थिंक ये कैपेसिटर वाले आंसर्स तो हमने इससे प्रीवियस चैप्टर में पढ़े थे, लेकिन यहाँ आ रहे हैं, चलें पढ़ लें, कोई नहीं, आप पढ़ तो चुके हैं। एंड व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ देयर कॉन्फ़िगरेशन। तो आप क्यों इक्विपमेंट से मुराद ये है कि बल्ब, जैसे दो बल्ब हैं आपके पास, उसको आप सीरीज में क्यों कनेक्ट कर रहे हो। ये देखो मैं कोई इंसान नहीं बना रहा, बल्ब बना रहा हूँ। ये एक बल्ब है, ठीक है, ये एक बल्ब है और ये दूसरा बल्ब है। इसको आप पैरेलल में क्यों कनेक्ट करते हैं, ये पैरेलल कनेक्शन हुआ है। क्यों? क्योंकि आपके पास करंट मूव करने के दो रास्ते हैं, एक ये रास्ता है, एक ये रास्ता है। जब करंट आएगा ए पॉइंट पर तो वो ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी आ सकता है। तो दो रास्ते हो गए तो वो पोटेंशियल हो जाता है आपके पास। और पोटेंशियल मतलब जब भी आप कैपेसिटर्स को पैरेलली कनेक्ट करते हैं तो आपको पता है कि नेगेटिव टर्मिनल जो है वो नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट हो जाता है और पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव। जैसे कि ये भी नेगेटिव टर्मिनल, ये भी नेगेटिव टर्मिनल, ये भी पॉजिटिव टर्मिनल, ये भी पॉजिटिव टर्मिनल, ये भी, ठीक है। लेकिन सवाल ये था क्यों कनेक्ट करते हैं, तो इसीलिए कनेक्ट करते हैं हम कैपेसिटर्स को पैरेलल में या किसी भी चीज़ को पैरेलल में, ताकि वोल्टेज सेम रहे। कैपेसिटर और रेजिस्टेंस इन सब में वोल्टेज आपके पास सेम चीज़ है जो हम पढ़ रहे हैं, तो वोल्टेज सेम रखने के लिए ये काम होता है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 आ जाते हैं। कहते हैं डज अ सर्किट नीड अ पोटेंशियल डिफरेंस इन ऑर्डर फॉर करंट टू फ्लो थ्रू इट। तो करंट बगैर पोटेंशियल डिफरेंस के कभी फ्लो नहीं करेगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, यानी फॉर एग्जांपल एक तार है आपके पास, यहाँ पर भी 5 वोल्ट है और यहाँ पर भी 5 वोल्ट है, करंट कभी भी मूव नहीं करेगा। हाँ, अगर यहाँ पर आपके पास 6 वोल्ट है और यहाँ पर आपके पास 10 वोल्ट है तो आपके पास करंट जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, यानी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ आ जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, पोटेंशियल डिफरेंस के बगैर करंट फ्लो कभी भी नहीं करेगा। ठीक है, हाई पोटेंशियल से लो की तरफ आ जाएगा। तो यहाँ पर पहले वाले का जवाब चल गया होगा, मैं थोड़ा सा पहले वाले का जवाब भी बता देता हूँ, दूसरे वाले का। सो डैट वोल्टेज अक्रॉस ईच, ठीक है, इक्विपमेंट रिमेन सेम। ठीक है, तो ये इसका जवाब है और फिर उसके बेनिफिट्स भी लिखे हुए, फ़ायदे। और हमने पढ़ा भी था कि अगर जब आप पैरेलल में किसी चीज़ को कनेक्ट करते हैं तो एक चीज़ अगर ख़राब हो भी जाए तो दूसरी चीज़ नहीं होती। अच्छा, तीसरे में आपको तीसरे का जो जवाब है वो येस लिखना है बस, तो येस ही उसका जवाब दिया गया है। तो यही पूछा था इन्होंने कि डज अ सर्किट नीड अ पोटेंशियल डिफरेंस टू ऑर्डर फॉर करंट टू फ्लो थ्रू इट। तो बिल्कुल सही है, यस सही है इसका जवाब। ठीक है, तो अब चौथे क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। बाकी सिर्फ इसका ही जवाब यस में है, बाकी तमाम के जवाब पूरे प्रॉपर लिखे हुए हैं। इट इज़ इम्प्रैक्टिकेबल, यानी जो कि अप्लाई ना किया जा सके, टू कनेक्ट एन इलेक्ट्रिक बल्ब एंड इलेक्ट्रिक हीटर इन सीरीज। वाई? आप क्यों जो है वो इलेक्ट्रिक बल्ब और इलेक्ट्रिक हीटर को सीरीज में कनेक्ट नहीं कर सकते। तो ये इसका क्वेश्चन है, अब इसका जवाब देखें। impracticable. Connecting an electric light bulb and electric heater in series is impractical because they will not receive the current and voltage that they required. क्यों? देखो भाई, एक बल्ब, याद रखना, अगर आपके घर में कोई बड़ा है तो उससे भी आप पूछना आप ये बात कि एक बल्ब को जलने के लिए कम करंट चाहिए होता है और एक हीटर को, ठीक है, एक हीटर को चलने के लिए ज़्यादा करंट चाहिए होता है। अगर दोनों सीरीज़ में कनेक्ट हो गए तो इधर भी आपके पास 10 एम्पेयर का करंट आएगा, इधर भी 10 एम्पेयर का करंट आएगा। तो जब इसमें 10 एम्पेयर का करंट आएगा तो ये ब्लास्ट हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको इतना ज़्यादा करंट नहीं चाहिए, इसको करंट चाहिए था सिर्फ 10 एम्पेयर का, लेकिन ये ख़राब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको कम करंट चाहिए था। आपको पता है ना, जब एक्सेसिव अमाउंट ऑफ करंट आप प्रोवाइड करोगे तो चीज़ तो ख़राब होगी। तो वही काम यहाँ पर हो रहा है, इसीलिए सीरीज में कनेक्ट नहीं करना। क्यों? क्योंकि आपको पता है सीरीज में करंट सेम होता है, तो इसीलिए डोंट कनेक्ट लो एंड हाई इलेक्ट्रिकल सर्किट इन सीरीज। हमेशा जो है वो पैरेलल कनेक्ट करें ताकि पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाए, करंट अलग अलग रहे। व्हेन अ फ्यूज इज यूज्ड इन अ सर्किट
डज इट कंट्रोल द करंट और द पोटेंशियल डिफरेंस? क्या फ्यूज़ कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होता है करंट को और पोटेंशियल डिफरेंस को? तो जी बिल्कुल। अगर ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस आ जाए तो फ्यूज़ ब्रेक हो जाता है। फ्यूज़ कैसा ब्रेक होता है? आप अगर अपने घर में देखो, फ्यूज़ छोटा सा इस तरह का होता है, इस तरह का ये गोल कलर का फ्यूज़ होता है, आई होप आपके घर में लगा हुआ होगा, और इसमें एक छोटी सी वायर होती है बीच में। जब करंट ज़्यादा आ जाता है तो ये वायर जल जाती है और सर्किट शॉर्ट हो जाता है, फिर करंट नहीं मूव कर पाता। तो फ्यूज इज यूज इन इलेक्ट्रिक सर्किट टू प्रिवेंट द एक्सेस करंट फ्लोइंग इनटू द सर्किट। तो ये आप पूरा इसको लिख लीजिएगा, ठीक है, मैंने एक्सप्लेन कर दिया क्वेश्चन नंबर 6। तो ये छोटी मोटी चीज़ें हैं जो आपके घर में रोज़ आप इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आज आप उसके बारे में पढ़ रहे हैं। इंशाल्लाह जब यूनिवर्सिटी जाएंगे तो इसी चीज़ को आप खुद बनाएंगे भी और देख भी सकेंगे। एक्सप्लेन व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म कन्वेंशनल करंट। तो कन्वेंशनल करंट से क्या मुराद है? देखो, कन्वेंशनल करंट से मुराद ओल्ड बिलीफ है। ओल्ड बिलीफ क्या था कि करंट जो है वो आपके पास हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। देखो, कन्वेंशनल बिलीफ ऐसा है आपके पास, ये आपके पास एक सर्किट है और इसमें एक बल्ब लगा हुआ है। ये आपके पास एक सर्किट है, इसमें एक बल्ब लगा हुआ है, ठीक है। ये रहा आपके पास एक अच्छा सा बल्ब बना देता है, ये बल्ब लगा हुआ है आपके पास, ठीक है। तो कन्वेंशनल करंट ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव टर्मिनल से निकलकर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यूँ होते हुए, यहाँ से यूँ होते हुए, यहाँ से यूँ होते हुए, यहाँ से यूँ होते हुए यहाँ आ जाएंगे। ये आपके पास है, कन्वेंशनल करंट में होता है ये काम। इसी चीज़ को मैंने थोड़ा सा उल्टा करके बना दिया, ठीक है, कोई मसला नहीं है, बस हाई पोटेंशियल को वहाँ, लो पोटेंशियल को यहाँ। लेकिन जो न्यू बिलीफ है उसमें यह है कि यहाँ से करंट निकलता है नेगेटिव टर्मिनल से और पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाता है। When current flow from the positive terminal to the negative terminal of the battery, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, ठीक है, समझ गए ना बात। तो मैं आपको डिटेल्स भी दिए जा रहा हूँ साथ साथ, ताकि आपके लिए अच्छा हो जाए पढ़ना। अभी सिर्फ 6 क्वेश्चन हुए हैं, हमने 16 तक करने हैं। डिस्क्राइब ओम्स लॉ एंड इट्स लिमिटेशन। तो बहुत बड़ा जवाब है इसका, ठीक है, कोई छोटा जवाब नहीं है। ओम्स लॉ क्या है? V इज इक्वल टू आई आर। और शुरू कैसे करते हो? V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I से। तो ये मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया था, तो मैं क्या कहूँगा यहाँ पर, इसका न्यूमेरिकल भी देख लेना। तो आप लिखो ओम्स लॉ एमई इंग्लिश सेंटर, वीडियो मिल जाएगी, उसमें डिटेल में ये समझा दिया है। यहाँ भी समझ लो, ओम्स लॉ ये कहता है कि जितना ज़्यादा वोल्टेज होगा उतना ज़्यादा करंट होगा, उतनी ही ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी, और जितना कम वोल्टेज होगा उतना ही कम करंट होगा, उतनी ही कम रेजिस्टेंस होगी, ठीक है। और लिमिटेशन ये है कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए, जो कंडक्टर है वो मेटेलिक होना चाहिए। मेटेलिक से क्या मुराद है? ये मेरे पास एक वायर है, अगर ये लकड़ी का होता वायर लकड़ी के भी बनते हैं, अगर आपने लेडीज़ की ज्वेलरीज देखी हो तो उसमें लकड़ी के वायर इस्तेमाल हो रहे होते हैं, ठीक है। तो अगर ये वायर इंसुलेटर का होता, चलो रबड़ का होता, तो इसमें से करंट नहीं गुजरता, तो करंट नहीं गुजरता तो ओम्स लॉ भी नहीं लगता। तो ये इसकी बहुत सारी लिमिटेशंस है जो लिखी हुई हैं। अच्छा, और ओम्स लॉ में स्ट्रेट लाइन बनती है अगर करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के दरमियान ग्राफ ड्रॉ करेंगे। अच्छा, आगे लिखा हुआ डिटरमिन द इफेक्ट रेजिस्टेंस ऑफ अ नंबर ऑफ रेजिस्टेंस देयर आर कनेक्टेड इन आइदर सीरीज और पैरेलल बाय डूइंग द अप्रोप्रिएट कैलकुलेशन। तो देखो याद रखना, यहाँ पर बेसिकली आपने जो है ना वो डेरिवेशन भी देनी है, सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन भी। जब आप रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं तो जो भी चीज़ होती है उसकी रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2, रेजिस्टेंस 3, फॉर एग्जांपल आपके पास एक रेजिस्टेंस है, 2 रेजिस्टेंस है, तीसरी रेजिस्टेंस है, तो जो नेट रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा आ रही होगी क्योंकि तीनों रेजिस्टेंस ऐड हो गई हैं। ये सीरीज कनेक्शन था। अब पैरेलल कनेक्शन देखिए क्या होता है, इसकी डेरिवेशन मैं करा चुका हूँ, लिख लीजिएगा एमई इंग्लिश सेंटर। और सीरीज रेजिस्टेंस पैरेलल रेजिस्टेंस तो आपको वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो पैरेलल में आपके पास रेजिस्टेंस कम हो जाती है, तो इसीलिए पैरेलल में कनेक्शन का फ़ायदा है, सीरीज में कम फ़ायदा है, ठीक है। तो ये लिख लेना पूरा का पूरा। कहाँ से? द इफेक्ट रेजिस्टेंस ऑफ अ नंबर ऑफ रेजिस्टेंस दैट आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो सीरीज में कनेक्ट करने से क्या होता है, पैरेलल में कनेक्ट करने से क्या होता है, वो ये लिखा हुआ है। जब भी आप लोगों को मैंने शुरू में तमाम चीज़ें बहुत डिटेल में पढ़ाई थी,
ताकि आप लोग इस वक्त तक आकर आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। क्वेश्चन नंबर 8 कहते क्या हैं, कहने वाले कहते हैं, अच्छा क्वेश्चन नंबर 8 हमने कर लिया, अच्छा क्वेश्चन नंबर 8 हम कर चुके हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ जाते हैं। एक्सप्लेन व्हाट इन्फ्लुएंस, मैं एक बार देख लेता हूँ, हमने क्वेश्चन नंबर 8 9 कर लिया ना, हाँ 6 ओम्स लॉ कर लिया, फिर 8 मैंने ये करा दिया, अब 9 की तरफ आ जाते हैं। एक्सप्लेन व्हाट इन्फ्लुएंसेस द रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल कंडक्टर एंड हाउ यू मेजर्ड इट। तो क्या चीज़ जो है वो असर डालती है रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, यानी एक कंडक्टर की रेजिस्टेंस पर क्या चीज़ असर डालती है। तो आपको पता है अच्छी तरीके से कि वोल्टेज जो है वो असर डालता है, ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर पर, और इसे आप बहुत तरीके से मेजर कर सकते हो। और इसको रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए एक और फार्मूला लिखा हुआ है रॉ, ये डेंसिटी नहीं है, ठीक है, ये रॉ है। अभी न्यूमेरिकल एमसीक्यूज कराते हुए भी ये फार्मूला लिखा था, इसकी डेरिवेशन भी मैंने कराई थी शायद। तो ये फार्मूला है वो आपके पास कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लेंथ पे, जितना ज़्यादा लेंथ होगी उतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी, और जितना छोटा एरिया होगा उतनी कम रेजिस्टेंस होगी, ठीक है। जितना छोटा एरिया होगा उतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस, मतलब अगर एरिया ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस कम है, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना। चलो अब 10th, एक्सप्लेन जूल्स लॉ एंड द प्रोसेस ऑफ एनर्जी डेसिपेशन इन अ रेजिस्टेंस। तो जूल्स लॉ क्या पढ़ाया था मैंने, H = I का स्क्वायर R और T, जितना ज़्यादा करंट होगा उसका स्क्वायर जो है वो, मतलब हीट क्या होगी, स्क्वायर ऑफ करंट होगी, यानी जितना ज़्यादा करंट होगा उसका स्क्वायर ले लो, उसके मुकाबले में हीट ज़्यादा पैदा हो रही होगी। जितनी ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी उतनी ज़्यादा हीट पैदा होगी। और पावर डेसिपेशन, जितना ज़्यादा टाइम लोगे उतना ज़्यादा हीट पैदा होगी। फॉर एग्जांपल चाय पका रहे थे, ज़्यादा देर तक पका दिया तो आपके पास वो ज़्यादा पक जाएगी ना, हीट ज़्यादा हो जाएगी, हीट अप। तो इसी तरह से ये भी है जूल्स लॉ, ये पढ़ाया था मैंने, ठीक है। तो ये कर लीजिएगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा जाता है एक्सप्लेन द रूल ऑफ अ लाइफ न्यूट्रल एंड अर्थ वायर इन अ स्टैंडर्ड होम इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस सिस्टम्स। तो आपके घर में जो तार आते हैं वो 3 तार आते हैं। ये आपका मीटर है। एक होती है लाइव वायर जिसमें मेन करंट आ रहा होता है, एक होती है न्यूट्रल NEUTRL न्यूट्रल वायर, एक होती है अर्थ वायर जिसे ग्राउंड वायर भी कहा जाता है। अर्थ वायर ज़मीन में एक प्लेट होती है उससे कनेक्ट होती है, और फिर आपके घर में करंट आ रहा होता है जो मेन आपका फ्यूज़ बॉक्स लगा होता है उससे होकर। तो 3 वायर आ रही होती हैं, इसमें मेन करंट आ रहा होता है, इसमें अर्थ आ रहा होता है और ये ज़मीन से कनेक्ट होती है। ये तीनों तार मिल जाती हैं आपस में जहाँ पर, तो सर्किट को कंप्लीट कर देती हैं, ठीक है। ये मैंने पढ़ा दिया इससे पहले की वीडियो में। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 है, ये लिख लो, चल रहा होगा बोर्ड के ऊपर। वीडियो की रेजोल्यूशन हाई कर लेना अगर ये समझ ना आ रही हो बात। रूल ऑफ अ लाइव वायर क्या है, इससे पहले रूल ऑफ अ न्यूट्रल वायर है वो पढ़ लेना। रूल्स ऑफ अ लाइव वायर मैं पढ़ देता हूँ। द लाइव वायर अलॉन्ग विथ न्यूट्रल वायर इज यूज टू कनेक्ट ऑल ऑफ द इक्विपमेंट इन अ होम। कोई भी आपका घर का अप्लायंसेस कभी ऐसा देखा है उसमें सिर्फ एक ही तार लगी और वो चल रहा हो? नहीं, हमेशा उसमें 2 तार आप लगाते हो। क्यों? क्योंकि एक आपके पास लाइव वायर होता है, लाइव वायर से मुराद ये नहीं ये ज़िंदगी देता है, ये ज़िंदगी लेने वाला तार है, ठीक है, NEUTR, और एक न्यूट्रल वायर। फिर आपके घर की चीज़ें चलती हैं। आपके घर में जो बोर्ड होगा छोटा सा एक्सटेंशन, उसमें भी देखिएगा 2 वायर होंगे, एक में हाई करंट आ रहा होगा और एक में अर्थ। तो यही होता है इसका कॉन्सेप्ट। हाउ डस AC वर्क? अब AC वर्क से मुराद यहाँ पर वो एयर कंडीशनर नहीं है, यहाँ पर ये अल्टरनेटिव करंट से मुराद है, ठीक है। AC का क्या मीन है यहाँ पर? AC या एक्रोनियम है किसका? अल्टरनेटिव करंट, ठीक है, अल्टरनेटिव करंट। समझ में आ रहा ना? ALTERNATIV अल्टरनेटिव करंट। तो अल्टरनेटिव करंट आपके पास वो करंट होता है जो कि कुछ वक्त में पॉजिटिव साइकिल क्रिएट करता है, कुछ वक्त में नेगेटिव। ये आपके पास y एक्सिस है, ये आपके पास x एक्सिस है जो कि टाइम का एक्सिस है, और ये आपके पास करंट है, ठीक है। तो एक हाफ में साइकिल पॉजिटिव हो जाएगा, दूसरे हाफ में साइकिल नेगेटिव, फिर अगले हाफ में पॉजिटिव। तो ये AC करंट होता है आपके पास,
ठीक है, ये एसी करंट होता है और डीसी करंट हमेशा पॉजिटिव रहता है। तो एसी डीसी में पढ़ा चुका हूँ इससे पहले की वीडियो में, सब पढ़ा चुका हूँ। आप बस एमई इंग्लिश सेंटर लिखते रहिएगा, एसी करंट लिखकर एमई इंग्लिश सेंटर लिखो, वीडियो मिल जाएगी। तमाम चीज़ें करा चुका हूँ ऑलरेडी। एक्सप्लेन द रिस्क एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रिकल करंट, डैमेज इंसुलेशन, ओवर हीटिंग ऑफ केबल्स, डैम्प्ड कंडीशंस। तो इंसुलेटर की डैमेज हो जाने को मैंने पढ़ाया था, ठीक है, डैमेज इंसुलेशन मैंने पढ़ाई थी। आपके पास एक तार है, घर में एक तार है आपके पास, ये ऐसा तार है और ये बीच में से टूट गई है और फिर इसमें जो छोटे छोटे तार बाहर आ गए हैं, अगर खुदा ना खास्ता किसी ने इस तार को पकड़ लिया तो उसको करंट लग जाएगा, आपको अच्छी तरीके से पता है। तो जब भी कभी ऐसा हो तो चलते हुए करंट में उसको सही नहीं करते। ऐसा नहीं है कि अब इसी पे करंट आ रहा है टेप मार दिया, अगर कोई कर भी रहा है तो वो गलत कर रहा है, ठीक है, आपने देखा होगा लोगों को ऐसा करते हुए। तो आप कभी ऐसा ना करें। आप क्या करें, सही तरीका क्या है, पूरे घर की लाइट बंद करें। लाइट बंद करने से मुराद ये नहीं है घर के स्विच बंद कर दिए, बल्ब बंद कर दिए, नहीं, मेन कनेक्शन जहाँ से आपको करंट आ रहा है वो करंट बंद करें, ठीक है। लाइट बंद करने से मुराद बच्चे यही समझते हैं बल्ब बंद करना, बल्ब बंद करना नहीं होता भाई। तो पहले करंट बंद करें, जाकर करवाएं, बल्कि खुद ना करें, करवाएं और फिर इस तार को सही करें ताकि खुदा ना खास्ता किसी को करंट ना लगे। और बाकी तो फिर आपको पता है ओवर हीटिंग, यानी ज़्यादा करंट अगर उसमें से जाएगा तार में से तो वो ओवर हीट हो जाएगा। और डैम्प्ड कंडीशन यानी जहाँ पर करंट लगने के ख़तरे ज़्यादा रहते हैं, जैसे कि गीला तार है और आपने लगा दिया बोर्ड में, फिर पता है आपको आगे क्या होगा, बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक, समझदार हैं आप लोग, ठीक है। अब समझदार होने का मतलब ये नहीं है कि करंट के साथ खेलेंगे, समझदार होने का मतलब ये है कि हमें पता है कि करंट क्या करता है और हमें करंट से दूर रहना है। सेफ्टी मेजर्स इन प्रिकॉशंस इलेक्ट्रिसिटी, तो सेफ्टी और मेजरमेंट्स यानी प्रिकॉशंस यानी एहतियात, ठीक है, क्या क्या आप एहतियात ले सकते हो करंट के साथ, मतलब जब उससे आप करंट से काम कर रहे हो या इस्तेमाल कर रहे हो। सबसे पहले तो किसी भी नंगे तार को ना छुएं, सबसे रिस्की वही होता है। कभी भी किसी ऐसे वायर को ना छुएं जिसमें से हाई वोल्टेज करंट आ रहा है। कभी भी जो है वो जानबूझ के तार को ना काटें, कुछ भी हो सकता है सेफ्टी के लिए। और फ्यूज़ का इस्तेमाल करें घर में, ये फ्यूज़ बना हुआ नज़र आ रहा होगा ना, देखो ये इस तरह का होता है, आप अपने घर में देखना, बल्कि इसे ना निकालना, ये तो हाई वोल्टेज होता है। तो ये जो छोटे छोटे फ्यूज़ होते हैं ना इस तरह वाले, ये इस तरह वाले फ्यूज़, ये अप्लायंसेस में लगे होते हैं क्योंकि इसको कम करंट चाहिए होता है। और ये वाले जो फ्यूज़ होते हैं ना, ये वाले फ्यूज़, ये आपने अपने घर में देखे होंगे, ये जो इस तरह वाले फ्यूज़ होते हैं, ये आपके मेन सर्किट में लगे होते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी जो मेटेलिक स्ट्रिप है उसको तोड़ने के लिए ज़्यादा करंट चाहिए होता है। और ये जो दोनों मेटेलिक स्ट्रिप्स होती है ना, ये बाई मेटेलिक स्ट्रिप्स होती हैं। बाई मेटेलिक स्ट्रिप्स क्या होती हैं आपके पास, बाई मेटेलिक, ठीक है, बाई मेटेलिक स्ट्रिप। तो बाई मेटेलिक स्ट्रिप्स वो स्ट्रिप्स होती हैं जो कि इलेक्ट्रिक करंट अगर ज़्यादा आ जाए ना तो ये जल जाती हैं और सर्किट को तोड़ देती हैं, जिससे आपके घर की चीज़ें नहीं जलती, ठीक है, घर की चीज़ें बच जाती हैं। अगर वो करंट ना रुके, करंट ज़्यादा आ रहा है और वो ना रुके, तो फिर आपके घर की तमाम चीज़ें जल जाएंगी, पंखा, फ्रिज, एसी, बल्ब, मोबाइल, जो भी लगा होगा ना उस वक्त करंट के साथ, वो सब खत्म हो जाएगा उसी वक्त। लेकिन ये जो फ्यूज़ होता है जो कि बहुत सस्ता आता है लेकिन बहुत महंगी चीज़ें आपकी सेव कर लेता है, क्योंकि जैसी एक्सेसिव अमाउंट ऑफ करंट आता है, जब भी कहते हैं लाइव करंट डायरेक्ट कभी इस्तेमाल ना करें, हमेशा फ्यूज़ की मदद से इस्तेमाल करें कि अगर ज़्यादा करंट हो जाए तो वो जल जाए। फ्यूज़ तो सस्ता है, वो आप ख़रीद लेंगे फिर से। तो ये लिखा हुआ सर्किट ब्रेकर, द ग्राउंड वायर। और फिर आप आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15। ये क्वेश्चन नंबर 14 बड़ा है थोड़ा सा, पूरा आपको लिखा हुआ आ रहा होगा, ऐसे टेस्ट लिख लीजिएगा। डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ एन अप्लायंस कॉज इलेक्ट्रिक शॉक ऑन द ह्यूमन बॉडी। तो कैसे जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जो है या घर की जो चीज़ें हैं वो शॉक दे सकती हैं आपको। तो भाई जब ख़राब हो जाती हैं तो शॉक दे देती हैं। एक तो वो शॉक होता है कि उनको सही करवाने पे लगता है, वो तो लगता ही लगता है। मतलब क्या कह रहा हूँ कि मोबाइल है मेरे पास, अगर ये ख़राब हो जाए तो मैं तो शॉक में आ जाऊँगा ना। अब इसको सही कराने के लिए 1000, 2000, 3000, 10,000, 15,000 जितने भी लगाने हो लगाना पड़ेंगे। नया ख़रीदना हो तो नया ख़रीदूँगा। तो ये भी एक शॉक है। और एक शॉक ये है कि मैंने ये पकड़ा हुआ, खुदा ना खास्ता इसमें से इतना करंट आ जाए कि मेरे हाथ पे जल जाए। दो तरह के शॉक हैं। लेकिन यहाँ पर वो करंट की बात कर रहे हैं, तो करंट से मुराद मैंने पढ़ाया था कि 0.001 एम्पेयर का करंट हमें महसूस होता है कि इसमें वाकई करंट है। कुछ करंट ऐसे होते हैं कि आप हाथ लगाते हैं तो आपको पता चलता है यार कुछ तो है, करंट है।
और कुछ ऐसे होते हैं कि हाथ लगाते हैं, हाथ दर्द कर जाता है, फिर जल जाता है, और फिर इतना ज़्यादा करंट भी होता है कि जान चली जाती है। तो वो वैल्यूज़ दी हुई हैं। 0.001 एम्पियर का करंट महसूस होगा, 0.005 एम्पियर का करंट आपको जो है वो पेन देगा, यानी आपका दर्द होगा आपके हाथ में। 0.1 एम्पियर का करंट होगा तो वो आपको मसल्स को आपको जला देगा। इस तरह और ज़्यादा करंट होता जाएगा, आपको नुकसान पड़ता जाएगा। पढ़ लेना, इससे पहले की वीडियो में बहुत डिटेल में पढ़ा है ये काम। मैं हमेशा ये बात बताता हूँ कि मैं ये सब बहुत डिटेल में आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये बात कह रहा हूँ कि ए से लेकर जेड तक मैंने ABCD आपको 1000 बार पढ़ा दी है। आज उसका टेस्ट है तो मैं कह रहा हूँ कि ए से लेकर राइट A to Z। तो अब जब मैं ये लिखूंगा तो मैं आपको खुद तो नहीं लिखवाऊंगा ना, आपसे कहूँगा कि आप लिखें। लेकिन अभी तो हम क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हैं तो मैं फिर भी आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। लेकिन मैं यही कॉन्सेप्ट ए से लेके जेड तक बहुत डिटेल में 50-50, 40-40, 30-30 मिनट की वीडियो में समझा चुका हूँ एक एक कॉन्सेप्ट को। तो इसीलिए मैं दोबारा डिटेल में नहीं जाता। वाई द वोल्टेज यूज, और आप लोग भी यही चाहते हैं कि आंसर्स मिले डायरेक्ट। वाई द वोल्टेज यूज फॉर द वाई द वोल्टेज यूज फॉर द डोमेस्टिक सप्लाई मच लोअर देन द वोल्टेज एट विच द पावर इन ट्रांसमिटेड। तो भाई कह रहे हैं कि जहाँ पर करंट बनता है या जहाँ पर वोल्टेज बनाया जाता है वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा वोल्टेज होता है, लेकिन आपको कम दिया जाता है। ऐसा क्यों? यानी ये तो इस तरह से समझ लीजिए कि एक प्लेट में बिरयानी बनी है, ये छोटे छोटे चावल है, एक डिश में बिरयानी बनी है और आपको सिर्फ एक प्याला दे दिया बिरयानी का छोटा सा। आप बोल रहे हैं क्यों, मुझे भी दो डिश दो पूरी, मैं तो ज़्यादा बिरयानी खाऊंगा। तो देखो, बेशक डिश में ज़्यादा चावल है लेकिन आप इतना ही खा सकते हो, तो इसलिए आपको इतना ही दिया गया है। इसी तरह से इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस भी हैं, बेशक ज़्यादा वोल्टेज का करंट पैदा किया जा रहा होता है लेकिन आपको सिर्फ ज़्यादा से मुराद, मेरे यूनिवर्सिटी में लिखा होता है 11,000 वोल्ट, लेकिन आपको दिया सिर्फ जा रहा होता है 240 वोल्ट। क्यों? क्योंकि आपको इतना ही चाहिए। अगर आपको 11,000 वोल्ट का करंट दे दिया या 11,000 वोल्ट का वोल्टेज दे दिया, करंट बोल रहा हूँ तो आप लोग शायद कंफ्यूज हो रहे होंगे, वोल्टेज दे दिया तो आपकी जो घर की चीज़ें हैं वो एक ही बार चलेंगी और फिर हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगी। ठीक है, तो सिंस द पावर इज़ प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट एंड वी नीड लेस पावर लॉस ड्यूरिंग ट्रांसमिशन, तो इसलिए हमें कम करंट चाहिए होता है तो कम मिलता है। अच्छी बात है, कम करंट ही लेना चाहिए। ठीक है, चलो सक्सेसफुली क्वेश्चन आंसर्स तो कंप्लीट हुए हैं। अब आ जाते हैं न्यूमेरिकल टाइप चीज़ों पर। आई होप मेरी बात अच्छी समझ में आ गई होगी, कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। ठीक है, तो अब आ जाते हैं न्यूमेरिकल्स पर। इस पर बड़ा ध्यान दीजिएगा, इंशाल्लाह इसमें से एक न्यूमेरिकल आपका पेपरों में भी आ जाएगा और वो आप अच्छा कर लीजिएगा तो आपके 5 नंबर वहाँ सिक्योर हो जाएंगे। 2-3 क्वेश्चंस इसमें से आएंगे जिसमें न्यूमेरिकल भी होगा, सेल्फ असेसमेंट से भी आ जाएगा। सेल्फ असेसमेंट मैं ड्यूरिंग द वीडियो करा दिया करता था। ठीक है, ये नोट्स में सॉल्व है, देखो ये चीज़ें नोट्स है ना, ये नोट्स में लिखा हुआ है चीज़ें, लेकिन न्यूमेरिकल मैं खुद कराऊंगा। ठीक है, न्यूमेरिकल भी सॉल्व है नोट्स में। अच्छा, क्वेश्चन नंबर न्यूमेरिकल नंबर 1, चलो बुक से करते हैं। बुक में आंसर दिया हुआ है, कहते हैं कि व्हेन द करंट इज इन अ पॉकेट कैलकुलेटर। पॉकेट कैलकुलेटर वो देखा है ना, छोटा वाला आता है ना पॉकेट कैलकुलेटर, जो जेब में रख के घूम सकते हो आप। मैं कहता भी रहता हूँ पॉकेट कैलकुलेटर अलाउ होगा, तो वो पॉकेट कैलकुलेटर होता है। गिवन GIVN गिवन डेटा। कभी कभार छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स ना बड़ों से भी हो जाती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बड़ों को समझाएं, इसका मतलब ये है कि आप उन्हें बता दें कि सर ये गलती आ गई है, तो इंशाल्लाह वो ठीक हो जाएगी। ये मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि जो आपको पढ़ाता है ना, अगर वो आपको तरबियत भी दे, क्योंकि आप मुझे भी सुन रहे हैं, तो अगर आपको मैं अच्छी अच्छी बातें बताऊँगा तो आप कामयाब इंसान बनेंगे। देखो याद रखना, थोड़ा सा आगे पीछे निकलना है लेकिन 1 मिनट लूँगा, सुन लो। वो इंसान कामयाब नहीं होता जो खूबसूरत है, वो इंसान कामयाब नहीं होता जो अक्लमंद है, वो इंसान कामयाब नहीं होता जो पैसे वाला है, वो इंसान कामयाब होता है जो कि अच्छे इखलाक वाला है। अच्छा इखलाक, ज़्यादा पैसे, ज़्यादा खूबसूरती और ज़्यादा नॉलेज, इन सब से अच्छा होता है। इल्म उन लोगों के पास भी होता है जो कि बदतमीज़ होते हैं लेकिन उनसे कोई इल्म नहीं लेता। अभी फॉर एग्जांपल मैं अपनी मिसाल दूँ, अच्छे तरीके से पढ़ाता हूँ, मेरा यही कंसंट्रेशन होती है कि चीज़ें कम आपको सिखाऊं लेकिन अच्छे तरीके से सिखाऊं, अच्छी लैंग्वेज, अच्छी ज़ुबान इस्तेमाल करूं,
आपको बात समझ में आएगी। क्योंकि आप लोग ये पहले सोचते हो कि टीचर हाँ अच्छा इंसान है, अच्छा पढ़ाने वाला है, तो हम सीख लेते हैं। अगर मैं ऐसे बात करूं अबे तबे तू कर कर, तो फिर आप बोलोगे फ़ायदा ही नहीं है कुछ सीखने का। तो अगर आप टीचर हैं या आप स्टूडेंट हैं या आप आगे भी आगे के टीचर बन जाएंगे, ठीक है, तो कोशिश करें अखलाक अच्छा रखें, स्टूडेंट टीचर से अच्छा अखलाक रखे, टीचर स्टूडेंट से अच्छा अखलाक रखे। इस तरह से क्लास का एनवायरनमेंट भी अच्छा होगा और फिर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सीख भी सकोगे चीज़ों को। कभी भी बदतमीज़ी ना करें, ठीक है। तो अखलाक सबसे ऊपर है, एथिक्स, एथिक्स, अखलाक को एथिक्स कहते हैं या बिहेवियर्स। तो ये सबसे ज़्यादा आपके पास होना चाहिए। इंशाल्लाह जब आपके पास अखलाक होगा तो ख़ुद आपको लोग बुलाएंगे जॉब पर, आपको कारोबार मिलेगा ज़्यादा से ज़्यादा, आपको आपके साथ लोग कारोबार करना पसंद करेंगे। वो बोलेंगे यार चलो ये 5 रुपये चीज़ महंगी दे रहा है मार्केट से, लेकिन अखलाक इस बंदे का बहुत अच्छा है, ये सच्चा बंदा है, वाकई इसको पीछे से शायद महंगी मिल रही होगी। अब आप बोल दो भाई मुझे तो महंगी मिल रही है, मैं तो बेचूंगा महंगी, वो बोलेगा आप अपनी चीज़ अपने पास रखो, मैं जा रहा हूँ। मेरे साथ भी कोई ऐसा करेगा मैं भी यही करूँगा, मैं नहीं लूँगा उस दुकान से चीज़ जहाँ पर अच्छा अखलाक ना हो। तो अच्छा अखलाक रखो। तो अच्छा अखलाक अच्छी चीज़, अच्छी जो है वो तरबियत में आता है। तो ये चीज़ बड़ा ध्यान रखिएगा। व्हेन द करंट इन अ पॉकेट कैलकुलेटर इज, अच्छा आप बोल रहे होंगे सर कहाँ चलेगा पढ़ा, तो ये करा दे, तो मैं चलो करा देता हूँ। बहुत कम होता है, मैं हंस रहा होता हूँ, वैसे तो मैं सीरियस ही रहता हूँ। हाउ मच चार्ज फ्लो एवरी मिनट। अच्छा एवरी मिनट से क्या मुराद है? हर मिनट यानी 1 मिनट, एवरी मिनट तो हर मिनट। तो क्या चार्ज मूव कर रहा है ये आपने बताना है। सिंपल तमाम चीज़ें दी हुई हैं, ये मिनट है, पर मसला ये अक्सर मैं इसको मिनट्स लिख देता हूँ, तो ये मिनट है। तो भाई आपको अच्छी तरीके से पता है कि 1 मिनट 60 सेकेंड्स के बराबर होता है। तो अगर चार्ज का यूनिट एम्पेयर चाहिए तो सेकेंड्स में पुट करना पड़ेगा। सोल्यूशन लिख लीजिए आप लोग। फार्मूला क्या है? I = Q/T, यही फार्मूला है ना। पता पर चार्ज करना है तो मल्टीप्लाई करा दो I को T के साथ, ठीक है भाई, बिल्कुल ठीक है सर। इसी बात पे आप कर दीजिए सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। टीचरों को सपोर्ट करा करें, जो पढ़ाते हैं ना उनको सपोर्ट करा करें, सिर्फ मुझे नहीं, जो भी टीचर हैं, क्योंकि पढ़ाना जो है ना वाकई एक आर्ट है। आर्ट मतलब एक हुनर है। तो 0.002 मल्टीप्लाई बाय 6, आंसर इज 0.012। लेकिन ये ऐसे नहीं दिया हुआ आपको बुक में। बुक में आपको इन्होंने दिया हुआ पॉइंट को शिफ्ट करा के 1 2 3। तो क्या आएगा आपके पास? 12 की पावर -3 एम्पियर। और आपको पता है -3 किस चीज़ का प्रीफिक्स होता है? ये फैक्टर है। किस चीज़ का फैक्टर है? ये होता है एम्पियर, मिली का। तो 10 की पावर जब भी 3 आ जाए तो इसका मतलब है मिली। तो ये आपको आ जाए, चिल्ली मिली नहीं, मिली मिली मिली, ठीक है। मिली मतलब 10 की पावर 3। तो ये 0 मैंने शिफ्ट करा, पॉइंट मैंने शिफ्ट करा दिया 12 के पास, तो मेरे पास ये आंसर आ गया। तो बिल्कुल सही है भाई, यही था ना आंसर। अच्छा सॉरी, ये बहुत गलत काम कर दिया मैंने भाई। चार्ज बोला है तो चार्ज का यूनिट एम्पेयर थोड़ी ना होता है। आपने भी मुझे नहीं बताई ये बात, तो आपके भी 1 नंबर कट गए। तो चार्ज का यूनिट कूलम होता है। अब देखो मुझे आ गया, अब मैं चेक कर रहा हूँ, तो बिल्कुल सही आंसर है। तो हो जाती है गलती, मैंने कहा था ना शुरू में। अब वो चीज़ यहाँ पर एप्लीकेबल भी हो गई, अप्लाई भी हो गई। मैं यही दुआ करूँगा कि इसकी इंक ख़त्म ना हो, वरना पूरी वीडियो को रोकना पड़ेगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी 1 घंटे से, बल्कि 1 घंटा तो नहीं 3 घंटे से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बाकी वो जो 2 घंटे लगे हैं ना, वो इसमें लगे हैं कि ये सारा सेटअप भी लगाना पड़ता है। ये सारा जो सामान है ना, मतलब ये बोर्ड ये ऑलरेडी लगा नहीं रहता है, इसको हटा दिया जाता है। और ये ट्राइपॉड को भी, तो इसको लगाना पड़ता है, तो उसमें भी टाइम चला जाता है। तो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ करंट दैट एन इलेक्ट्रिक हीटर यूज टू हीट अ रूम इन 5 मिनट्स इन द चार्ज इज। तो भाई सीधा सीधा बोल रहे हैं, करंट बता दो। क्या बता दो? करंट। गिवन डेटा क्या दिया हुआ है आपको, और टू फाइंड। ऐसे करिएगा, मैं फिर बता रहा हूँ, आप लोग ऐसे ही बोर्ड के पेपर में करिएगा। इंशाल्लाह फिर कह रहा हूँ, इंशाल्लाह पूरे नंबर आएंगे। और हो सकता है कि अगर आंसर गलत भी आ जाए, लेकिन फिर भी टीचर आपको 3 नंबर 2 नंबर दे दे, कि वो देखेगा कि आपने फॉर्मूला सही लगाया, आपने कैलकुलेशन में छोटी सी मिस्टेक कर दी, वरना आपका आंसर ठीक था। तो वो बोलेगा चलो बच्चे ने इतना अच्छा तरीके से डेटा लिखा, टू फाइंड लिखा और सोल्यूशन करा, तो मैं इसको ना
5 में से 3 नंबर तो दे देता हूँ ताकि इस बच्चे की दिलजोई हो जाए, ठीक है। और अगर सही आ गया तो फिर इंशाल्लाह 5 में से 5। हाँ, ऐसा नहीं हो सकता 5 में से 6 आ जाए, क्योंकि ये तो रूल के ख़िलाफ़ हो जाएगी बात। ग्रेस मार्क्स नहीं दिए, मतलब वो नंबर नहीं दिए जा सकते जो कि ज़्यादा हों, इतने ही दिया जाएगा जितने के दिए जा सकते हैं। तो चार्ज आपको दिया हुआ है 2100 कूलम, और करंट में टाइम कितना दिया हुआ था, पहले दिया हुआ था टाइम आपको 5 मिनट। तो भाई आपको मिनट्स तो मैंने सिखाया है ना, तो मिनट्स को अगर सेकंड में ले जाना है तो मल्टीप्लाई बाय 60 कर दो, ठीक है। 1 मिनट कितने के बराबर होता है, 60 सेकंड के। तो 60 ये पहले ही 1 है, तो 60 यहाँ 5 यहाँ भी मल्टीप्लाई करा दो, 5 यहाँ भी मल्टीप्लाई करा दो। तो 5 जब 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो आपके पास 5 ही आ गया, लेकिन जब 5 60 से मल्टीप्लाई हुआ तो कितना आ गया, कैलकुलेटर से करते हैं क्योंकि आई थिंक 300, ठीक है। 300 सेकेंड, ये 5 है, ये मिनट हो गया, ये सेकंड हो गया, ठीक है। ये इसका लॉजिक है। तो 300 सेकंड, सेकंड के साथ आप ऐसे लिख लेना ताकि और अच्छा वाज़ेह हो जाए। अब तो आपको फॉर्मूला भी सेट नहीं कराना पड़ेगा इसी बात पे, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। अल्लाह का शुक्र है, जब मैं आपको पढ़ाता हूँ तो एक तरह से जो मेरी थकन होती है ना वो भी दूर हो जाती है। ये क्यों है, क्योंकि मुझे पता होता है मैं जो कर रहा हूँ उससे बहुत से बच्चों का फ़ायदा हो जाता है, बहुत से बच्चों को अच्छा सीखने के लिए मिल जाता है। ये जो चीज़ समझ नहीं आई होती है, कभी सीखी होती है, वो भूल जाते हैं, उन्हें दोबारा सीखना होता है तो वो सीख लेते हैं। तो इससे मुझे बड़ा सुकून मिलता है और एक सेटिस्फेक्शन होती है। तो इस सेटिस्फेक्शन की वजह से जो वो होता है, मेरी थकन होती है, वो भी ख़त्म हो जाती है। और जब अच्छा काम आप करते हैं ना तो अल्लाह ताला आपका ना हर तरह से मदद करता है, अल्लाह ताला आपकी, ठीक है। करंट पता करना था, तो ये तो बहुत छोटा क्वेश्चन न्यूमेरिकल था, बहुत छोटा न्यूमेरिकल था। अच्छा, तो क्या करें, अभी अभी आया हूँ बस मैं यूनिवर्सिटी से, अभी टाइम हो रहा होगा मेरे ख्याल से 7 बज रहे हैं, मैं आया हूँ 6 बजे, 5:30 बजे। तो उसके बाद फिर भी ये लगाने में भी तो टाइम लगा, सारा सेटअप। थोड़ी बहुत बात मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं भी थोड़ा रिलैक्स हो जाऊँ और आराम से आपको पढ़ा सकूँ। जल्दी जल्दी करूँगा ना तो ना आपको समझ में आएगा ना मैं अच्छा समझा पाऊँगा। मैं कभी भी कोशिश नहीं करता कि हाँ बस जल्दी जल्दी लिखूँ निकलने वाली करूँ, ऐसा कभी नहीं करता। जिस दिन पढ़ाने का दिल नहीं करता ना नहीं पढ़ाता हूँ, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं करता कि चलो यार थोड़ा बहुत बात करूँगा थोड़ा बहुत, क्योंकि मुझे अच्छी तरीके से पता है कि क्या इंसाफ है और क्या अनजस्टिस है, मतलब क्या सही है क्या गलत है, किस तरह पढ़ाना सही है किस तरह पढ़ाना गलत है। तो ये चीज़ मैं बड़ी ध्यान रखता हूँ। तो आज वो क्वेश्चन करते हैं। बोर तो आप लोग शायद नहीं हो रहे होंगे क्योंकि मैं बात भी करे जा रहा हूँ साथ साथ, और वैसे भी आप लोग बोर होते नहीं होंगे क्योंकि ये तो अच्छा तरीके से आ जाता है। तो अब पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस आपको पता है वी से ही लिखते हैं, इसको पी ना लिखिएगा, इसका सिंबल वी ही होता है और यूनिट भी वी लिख जाते हैं। एग्जिस्ट बिटवीन 2 पॉइंट, 2 पॉइंट्स के दरमियान इतना पोटेंशियल डिफरेंस मौजूद है। अच्छा कहाँ चला गया, ये रहा। द अमाउंट ऑफ वर्क डन व्हेन एन अननोन चार्ज इज मूव बिटवीन द पॉइंट इज, तो एक चार्ज, इतना पोटेंशियल डिफरेंस था और इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से एक चार्ज जो है वो मूव करा, और उसने कितना मूव करने के साथ वर्क किया, यानी जब कोई चीज़ मूव करती है तो वो वर्क करती है ना भाई, तो उसने इतना वर्क किया 450 जूल का वर्क कर दिया। आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे ये क्या मांग रहा है आपसे, डिटरमिन द चार्ज अमाउंट, कितना चार्ज है ये मांग रहे हैं, यानी वो जो चार्ज मूव कर रहा है वो कितना है आपसे ये मांगा गया है। तो फॉर्मूला क्या आएगा, फॉर्मूला आएगा आपके पास ये, पहले तो ये सोल्यूशन। अच्छा फॉर्मूला क्या आएगा, सबसे पहले चलो हम जज करते हैं। जो आप फॉर्मूला सोच रहे हो वो नहीं लगेगा इस पर, V = Q/T नहीं लग सकता या W/Q नहीं लग सकता भाई, वही तो लगेगा इसके ऊपर, ठीक है। तो वो वाला नहीं लगेगा जो पोटेंशियल डिफरेंस का आप वो वाला नहीं लगेगा जो ओम्स लॉ का सोच रहे हो, ये वाला लगेगा V = W/Q। अब इसको ऐसे लिख लो या स्मॉल चार्ज लिख लो, ठीक है। अच्छा अगर ये इन्होंने चार्जेस कहा है ना तो फिर इसको ऐसे लिखा जाएगा, चार्ज कहा है ना इन्होंने, तो चार्ज जब भी चार्ज कहेंगे ना तो फिर स्मॉल क्यू लिखना, और जब चार्जेस कहें तो फिर कैपिटल क्यू लिखना। सिंपल अरेथमेटिकल सिंपल जो है वो इसकी रिप्रेजेंटेशन है। तो V को इधर ले आओ क्योंकि आपने Q पता करना है, और Q को उधर ले जाओ। V कितना है 450, तो इससे चार्ज आ जाएगा 90। कहते हैं ना 90 में पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीता था, तो वही 90।
चलो 5 आ रहा है। तो चार्ज जो था वो आपके पास थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ ताकि आप बच्चों के लिए और वाजिबल हो जाए। 5 कूलम का था, ठीक है, ये चार्ज 5 कूलम का रहा, ठीक है, 5 कूलम का आपके पास चार्ज रहा है। इसको पीछे से वेरीफाई करते हैं, बिल्कुल ठीक है इंशाल्लाह, आपके तमाम आंसर्स ठीक आएंगे। तो हो गए 3 हमारे न्यूमेरिकल्स हो गए, मैं साइड में हो गया हूँ, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, लेकिन मैं ये कहूँगा स्क्रीनशॉट ना लो, मेरे साथ साथ इसको कॉपी में सॉल्व कर लो, ताकि जब आपके पेपर आएँ तो आपके पास स्क्रीनशॉट तो आगे पीछे हो जाएगा। हो सकता है कि आप मोबाइल में से चीज़ें डिलीट करें तो वो स्क्रीनशॉट भी डिलीट हो जाए। बहुत से डॉक्यूमेंट्स के आपके पास स्क्रीनशॉट होते हैं लेकिन आपको पता ही नहीं होता है कि ये कब लिए थे, और हर एक सिंगल डॉक्यूमेंट आप चेक भी नहीं करता है, लेकिन जो भी आप कॉपी में लिख लेते हैं फिर वो प्रिजर्व हो जाता है आपके पास हमेशा के लिए। तो इसीलिए आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि बाद में कर लीजिएगा, लेकिन मैं ये कहूँगा वीडियो रोकते रहें और मेरे साथ काम करते रहें, आपको ये ऑप्शन हैगा। हाँ, यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 है। अल्लाह करे ये पेन जो है ना कंप्लीट करा दे काम, क्योंकि फिर वो ना, मैं बताया ना, अगर मैं रोकूंगा वीडियो तो फिर काफ़ी टाइम निकल जाता है। अच्छा, अब पोटेंशियल डिफरेंस ये तो हो गया। कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट ए एंड बी इफ इट्स टेक। तो पोटेंशियल डिफरेंस तो आपने पता ही करना है। चार्ज जो है आपके पास कितना वर्क हो रहा है, वर्क हो रहा है आपके पास, यानी जो चार्ज है वो वर्क कर रहा है 9 × 10⁻⁹ जूल का, और बेशक ये कुछ चार्ज भी ले रहा होगा ऑफ एक्सटर्नल वर्क टू मूव अ चार्ज। चार्ज ये रहा, ये चार्ज बोलना है, चार्जेस नहीं बोलना है, तो इसलिए ऐसे लिखा है। अब यहाँ पॉजिटिव इन्होंने लिखा है, इसका मतलब क्या है पॉजिटिव लिखने का, ये प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन भाई साहब है। वैसे आपसे नेचर पूछ लेंगे तो पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब ये था वो प्रोटॉन था। अब आपको म्यू तो पता है, ये आपके पास क्या होता है, ये माइक्रो होता है, माइक्रो। तो इसको हटाना है तो क्या करना पड़ेगा, 10⁻⁻⁶ लगाना पड़ेगा। बस हो गया आप लोगों का काम। यहाँ सोल्यूशन लिख दीजिए, फॉर्मूला तो सेट कराने की ज़रूरत ही नहीं है, W/Q। बहुत आसान आसान न्यूमेरिकल दिए हैं इन्होंने इसमें, ठीक है। चार्ज क्या है आपके पास, ये रहा। अच्छा, मैंने एक शायद गलती कर दी, नहीं सही है, दोनों उन्होंने सेम ही नंबर दिया हुआ है, -6। तो यहाँ मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। 9 एक्सपोनेंट 4, -4 लगाना नहीं भूलिएगा, डिवाइडेड बाय 9 एक्सपोनेंट -6, 100 वोल्ट का आपके पास क्या हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है ए और बी के दरमियान में। और अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक जवाब आ गया है। चलें, विजिबल है, बहुत अच्छी तरीके से विजिबल है, मैंने भी चेक कर लिया है आकर, ठीक है, क्योंकि आप लोगों के लिए विजिबल होगा तो आपको समझ में आएगा। अच्छा, अब ये जो है ना पेन बिल्कुल जा रहा है, लेकिन जब तक है इसमें दम, हम इससे लेंगे काम थोड़ा कम, ताकि इसका ना निकल जाए दम। काम लो थोड़ा कम ताकि ना निकल जाए पेन का दम। चलो, शेर बन गया हमारा, शेर हो गया। अच्छा, कहते हैं कि द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड टू अ पोर्टेबल रेडियो टर्मिनल इज। तो एक पोर्टेबल आपके पास रेडियो है, उसमें वोल्टेज कितना आ रहा है, 6.0 वोल्ट, ठीक है। और डिटरमिन द रेजिस्टेंस ऑफ द रेडियो व्हेन अ करंट इज। तो करंट इतना है आपके पास उस रेडियो में, पोटेंशियल डिफरेंस इतना आ रहा है, करंट इतना आ रहा है, ठीक है। आपने क्या पता करनी है, रेजिस्टेंस पता करनी है। तो बकिया काम जो है वो नमाज के बाद करते हैं, ठीक है, तो नमाज के बाद काम करते हैं। तो स्टूडेंट, जहाँ पर हमने छोड़ा था वहीं से कंटिन्यू करते हैं कि हमने आर पता करना है। आप देख के समझ गए होंगे कि सीधा सीधा ओम्स लॉ वाला केस लग रहा है, V = IR, ठीक है। तो सेट करा दीजिए, V/I मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ के डिवाइड हो जाएगा ना, ठीक है। V क्या है, 6। लेकिन देखिए यहाँ पर उस वक्त जाने से पहले हमने एक चीज़ कन्वर्ट नहीं की थी कि यहाँ पर इन्होंने हमको M कहा है। M क्या है, ये मीटर नहीं है, ये मिली है। अक्सर बच्चे कहते हैं कि ये सर M क्या है, तो देखें M होता है 10⁻³ ये प्रीफिक्स तो हमने 9 में सबसे पहले चीज़ पढ़ी थी ना, तो बस ये याद रखिएगा आप लोग, तो इंशाल्लाह आपके तमाम आंसर सही आ जाएंगे। चलें, अब कैलकुलेटर की मदद से कर लीजिए, चाहे तो वैसे कर लीजिए।
अगर आपको सॉल्व करना है। 6 डिवाइडेड बाय 20 एक्सपोनेंट -3, तो 300 आपके पास आ रहा है रेजिस्टेंस। 300 आप लोग बताएं क्या है यूनिट। ठीक है, अच्छा यहाँ यूनिट लिख लिया था ना। देखें अब देखें, मुझे आदत हो गई है यूनिट लिखना ही होता है हर साथ। ओम्स जो है ना वो वैसे नहीं लिखिएगा, OHM नहीं लिखिएगा, ये बनाइएगा उल्टा मटका या टोपी समझ लीजिए, टोपी है ऐसे, ठीक है, कैप। बड़े बड़े मैजिशियंस इस तरह की टोपी पहनते हैं ना, तो वो। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 6 में उन्होंने हमसे बहुत सारी चीज़ें मांग ली हैं। रेजिस्टेंस ऑफ, अच्छा कहते हैं आपके पास रेजिस्टेंस है 6 ओम्स की, 4 ओम्स की, 6 ओम्स की और साथ ही साथ 12 ओम्स की, आर कनेक्टेड इन पैरेलल एंड देन कनेक्टेड a 6 volt EMF source. Determine the value of the circuit equivalent resistance, the total current flow through the current, the total current flow through the circuit, the current the flows through each resistance. तो कोई मुश्किल नहीं, आसान है, हो जाएगा, लेकिन उसके लिए मुझे पहले इन सबको मिटाना पड़ेगा। ये सवाल ना थोड़ा सा टाइम, आप लोग बोलें तो मैं इस सवाल का सोल्यूशन चला दूं उसमें, मतलब PDF कर दूं इसका सोल्यूशन, मतलब इधर चल रहा होगा, लेकिन मुझे लगता है कि ज़्यादा बेहतर आपको ये समझाना है, क्योंकि यही सवाल आ सकता है पेपरों में, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है। बाकी तो आपने बहुत आसान सवाल कर लिया अभी तक, अब असल सवाल आ गया आपके पास। हाँ देखिए, 3 रेजिस्टेंस है आपके पास और कनेक्ट है पैरेलल। एक रेजिस्टेंस ये है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास ना, और एक रेजिस्टेंस आपके पास ये है, एक रेजिस्टेंस आपके पास ये है। ठीक है, रेजिस्टेंस की वैल्यूज देख लेते हैं। R1 जो गिवन है, मैं यहाँ पर ही गिवन डेटा लिख रहा हूँ, ठीक है, 4 ओम्स की है। R2 जो गिवन है आपके पास वो 6 ओम्स की है, और R3 जो लास्ट में आपको दी जाती है वो 12 ओम्स की है। आपको पता है पैरेलल कनेक्शन है, आपको पता है पैरेलल कनेक्शन है। अच्छा, ये अभी कनेक्शन सीरीज में हुआ, पैरेलल नहीं है, अब पैरेलल हो गया, ठीक है। यहाँ आएगा, इसको और रास्ते मिलेंगे मूव करने के लिए ना, तो सही है। तो अभी कनेक्शन पैरेलल हो गई है, तो आपको पता है जब कनेक्शन पैरेलल है, अभी भी चेक कर लेते हैं, कनेक्शन पैरेलल हो ही नहीं। यहाँ आएगा तो इसको 2 रास्ते मिलेंगे, उधर जाने के लिए, इधर आने के लिए, ये तो पैरेलल है। ये दोनों सीरीज में कनेक्ट हो गए, क्योंकि यहाँ देखें एक ही रास्ता है, जब करंट यूज आएगा नहीं पैरेलल है, यहाँ सही है, यहाँ आएगा तो 2 रास्ते मिलेंगे, ठीक है, पैरेलल है। मैं चेक कर रहा था पैरेलल है या नहीं। तो आपको पता है जब पैरेलल कनेक्शन होती है तो वोल्टेज सेम आता है, यानी जो वोल्टेज R1 में होगा वही वोल्टेज R2 में भी होगा और वही वोल्टेज R3 में भी होगा, तो यानी वोल्टेज तो सेम रहेगा, ठीक है। वोल्टेज अक्रॉस द टर्मिनल्स तीनों रेजिस्टेंस के लिए सेम आ गया। करंट अलग अलग आ रहा होगा, I1 में करंट अलग आ रहा होगा, I2 में करंट अलग आ रहा होगा, I3 में करंट अलग आ रहा होगा। और आपको यहाँ पर इन्होंने 2 फाइंड करने के लिए ये भी कहा था कि आप RE पता करिए, और साथ ही साथ टोटल करंट भी पता करने के लिए कह दिया है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम जो है वो अपने कुछ फॉर्मूले इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले तो RE पता कर लेते हैं। तो देखो, गिवन डेटा सोल्यूशन सब उधर लिख दिया है, और वोल्टेज कितनी दी हुई है, 6 वोल्ट की, ठीक है। अब इसको मैं जल्दी जल्दी सॉल्व कराता हूँ, आपके साथ मिलकर इसे काम को परफॉर्म करते हैं। अच्छा भाई देखो, सबसे पहले तो RE पता कर लूँगा तो मेरा बाकिया काम तो वैसे ही हो जाना है। RE कैसे पता चलेगा मुझे, कनेक्शन पैरेलल है तो आपके पास 1/RE, 1/R1, 1/R2, 1/R3, ठीक है भाई साहब। RE कितना है, R1 कितना है 4, R2 कितना है 6 और 12। अच्छा समझ गए ना आप लोग। एलसीएम ले लें इसका डायरेक्ट, इस पूरे का डायरेक्ट एलसीएम ले लूँ तो ऐसे आ जाएगा RE इक्वल टू, चलो इन दो का एलसीएम ले लेता हूँ पहले मैं, ठीक है। तो 6 +
4 डिवाइडेड बाय 6 1 द 6 6 2 द 12 24, ठीक है। अच्छा, अब इसका भी एलसीएम ले लेते हैं, 1 है तो ऐसे एलसीएम ले रहा हूँ, वरना तो मैं डायरेक्ट भी कर सकता था। तो कितना हो गया 10, ठीक है, और प्लस 1/12 और 24। तो स्टूडेंट अब इसका जो है वो एलसीएम ले लेते हैं और इसको एलसीएम से देख लेते हैं कि ये हमारे पास कैसे होगा। अब इसका फर्दर एलसीएम जब मैं लूँगा तो मेरे पास क्या होगा, 1/RE इक्वल टू 10 को मल्टीप्लाई करा दीजिए 12 के साथ और 24 और इन्हें आपस में 24 मल्टीप्लाई बाय 12। तो कितना आ रहा है आपके पास जवाब, ये दोनों मल्टीप्लाई हुए तो 120 प्लस 24 डिवाइडेड बाय 288, ठीक है। तो RE आ जाएगा इस तरह से आपके पास 144,288। चलें एक बार कंफर्म कर लेते हैं, ठीक है बिल्कुल। इसको उधर ले, इन दोनों को आपस में अभी और सॉल्व कर दीजिए। ये दोनों एक ही टेबल पर आ रहे हैं, ये किस पर आ रहा है, ये 1 पर आ रहा है और ये इसी के 2 पर आ रहा है, ठीक है। चाहे कैलकुलेटर से डिवाइड कर लीजिएगा, 144 डिवाइडेड बाई 288 तो 1/2, 2 उधर ले जाइए और RE को 1 के साथ मल्टीप्लाई करा दीजिए। तो RE आपके पास ड्राइव हुआ है 2 ओम्स, जो कि बिल्कुल सही ड्राइव हुआ है। अच्छा, बकिया क्वेश्चन का बकिया हिस्सा यहाँ से करता हूँ, फिर उधर से भी कर दूंगा। अच्छा, अब हमें क्या कहा था, हमें टोटल करंट भी पता करना था। तो टोटल करंट के लिए फॉर्मूला क्या होगा, V इक्वल टू IR, ठीक है। R को इधर ले आओ तो V अपॉन, अच्छा ये टोटल करंट है, यानी पूरे सर्किट में क्या करंट है, तो VE लिख दो, IE लिख दो और RE लिख दो, ठीक है। इससे पता चल रहा है कि जो भी पूरे करंट सर्किट में जा रहा है वो करंट। तो इसको इधर ले आओ, RE को इधर ले आओ, IE हो जाएगा, VE हो जाएगा। तो VE कितना है आपके पास, V ये रहा, टोटल है ये, ठीक है, पूरे उसमें जो वोल्टेज है। और चाहो तो इसे VE कह लो या VE कह लो, 6 हो गया। मैंने फिर आपको बता दूं ये पूरे सर्किट का वोल्टेज है और जो वोल्टेज R3 में वही R2 में वही R1 में होगा, ठीक है। तो ये बात बस याद रखिएगा। तो मैं क्या करूँगा, फिर RE तो 2 निकाला था मैंने, तो IE मेरे पास कितना आ रहा है, 1 और 3, तो 3 एम्पियर आ रहा है मेरे पास। लेकिन यहाँ पर अभी काम ख़त्म नहीं होता, हमने जो है वो 2 चीज़ें तो अच्छी तरीके से फाइंड कर ली हैं और यहाँ पर बिल्कुल सही फाइंड हो भी गई हैं, लेकिन अभी हमें और भी चीज़ें फाइंड करनी है जिसमें है हर उसमें क्या करंट आ रहा है। तो I1 पता करने के लिए क्या फार्मूला होगा, फॉर I1, इसी फार्मूले को इस्तेमाल कर लेते हैं, इसी को I1 लिख देते हैं, I1 V1 और R1। तो मैंने आपको उस वक्त भी ये बात बता दी थी कि जो आपके पास V आ रहा होगा वही V1 आ रहा होगा, वही V2 आ रहा होगा और वही V3 भी आ रहा होगा, क्यों, क्योंकि वोल्टेज सर्किट में सेम रहता है। तो यहाँ लिख दो, V1 6 है और R1 आपके पास कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, उधर आप देख भी सकते हो। तो ये आपके पास I1 क्या आ जाएगा, 1.5, बिल्कुल सही है, एम्पियर, ठीक है। समझ आ गई ना बात, ठीक है। चाहो तो कैलकुलेटर से डिवाइड भी कर लो इसे, 6 डिवाइडेड बाई 4 बिल्कुल सही आ रहा है, 1.5। अच्छा, अब इसी तरह से I2 भी पता कर लेते हैं, इधर ही कर लेते हैं I2, फॉर I2 लिख देते हैं, फॉर I2 क्या फॉर्मूला है, V2 और R2। V2 क्या है, 6 सेम है, और R2 आपके पास इधर दिया हुआ है 6, तो 1 एम्पियर, 6 से 6 खत्म, 1 एम्पियर। फॉर R3 V2 आ रहा है आपके पास 6, V2 आपके पास आ रहा है 6 और R आपके पास ये आ रहा है, तो ये 12 हो जाएगा। ये 1 पर आता है, 1/12 हो गया। 1/12 लिखना चाहो तो ठीक है, बेहतर है, या चाहो तो आप 0.5 भी लिख सकते हो, दोनों तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। ये दोनों तरीके से आप इसका आंसर दे सकते हो। तो तमाम के तमाम हमने इसके जो पार्ट्स थे क्वेश्चन नंबर न्यूमेरिकल नंबर 5 6 के वो कर लिए। स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। मैं रिमूव करता हूँ,
वीडियो पॉज कर लेना, चाहो तो लिख लेना, लिख लोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, अच्छा समझ आ जाएगा। स्क्रीनशॉट में ये है, मैंने शुरू में बताई दी थी, स्क्रीनशॉट में सेव तो हो जाता है लेकिन बाद में फिर मिलता नहीं है जब चाहिए होता है। कनेक्शन वनेक्शन भी बनाकर मैंने पूरा इसको डिटेल में लिख दिया, ठीक है। आपके लिए नोट्स में भी सॉल्व होगा, मिल जाएगा वहाँ भी, आपको कोई मसला नहीं होगा। आखिरी न्यूमेरिकल देखते हैं क्या कह रहे हैं। काफ़ी टाइम से लगा पड़ा हूँ, अब ख़त्म होने को आया ये काम। गिवन डेटा और टू फाइंड, ये आखिरी है आपका, ठीक है। कहते हैं कि 220 वोल्ट, तो वी ही दिया हुआ 220 वोल्ट। 220 वोल्ट सर्किट इज यूज्ड टू पावर कितनी यूज कर रही है ये सर्किट, वॉट, और यूनिट से भी पता चल रहा है पावर है, वैसे भी लिखा हुआ पावर है। एंड लाइट बल्ब, अच्छा सर्किट यूज कर रही है पावर आपके पास 120, और लाइट बल्ब जो यूज कर रही है आपके पास P1 और P2 कह लो, वो यूज कर रही है 80 का वॉट। अच्छा क्या पूछते हैं, विच बल्ब हैज द ग्रेटर रेजिस्टेंस एंड विच वन हैज द हायर करंट, तो किस में जो है वो आपके पास रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी और किस में आपके पास रेजिस्टेंस जो है वो कम होगी। और करंट का भी कुछ कॉन्सेप्ट है, वो भी बताना है आपने कि हायर कहाँ होगी और लोअर कहाँ होगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था वो कर लेते हैं। सबसे पहले जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था, रेजिस्टेंस चेक कर लेते हैं कि किसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा है। तो सबसे पहले वोल्टेज दोनों के लिए सेम ही रखेंगे हम, तो सॉल्यूशन लिखते हैं। ये फॉर्मूला पढ़ा था P1, याद रखना जो V1 है वही V2 भी होगा, क्योंकि वोल्टेज सेम आ रहा है पीछे से। जो V1 है वही V होगा, तो ये V लिख दूंगा मैं, से V1 V2 लिखने की ज़रूरत नहीं है मुझे, क्योंकि मुझे पता है V1 V2 V के बराबर है। अच्छा उसके बाद है आपके पास R1, तो R को 1 को उधर ले जाइए, V को इधर ले आइए, P1 को नीचे ले आइए। V कितना है 220, P1 कितना है 120। तो पहले वाले के लिए जो रेजिस्टेंस फाइंड हुई वो देखते हैं क्या आई है आपके पास, 220 डिवाइडेड बाय 120, तो 1.83 ओम्स की रेजिस्टेंस आ रही है पहले वाले के लिए, जो पहला वाला आपके पास काम कर रहा है उसके लिए ये। अच्छा एक यहाँ छोटी सी मिस्टेक हो रही है, और वो ये है, इसका स्क्वायर आता है, फार्मूला पढ़ा था ना हमने, इसका स्क्वायर होता है, तो इसका स्क्वायर लेना पड़ेगा आपको। तो R1 इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लीजिए। हाँ तो आपके पास आ रही है 403 मतलब 403.33 की आपके पास वो आ रही है रेजिस्टेंस R1 के लिए। अब R2 के लिए R2 रेजिस्टेंस पता करते हैं, फॉर्मूला वही रहेगा, P2 इक्वल टू V2 लिख लो या शायद V ही लिख लो, स्क्वायर फिर भी मेंटेन आएगा। और R2 कितना था मेरे ख्याल से, मैं था 220 ना, उसका स्क्वायर और 80, ठीक है, तो P2 आ जाएगा। इसी फॉर्मूले को मैंने सेट करा दिया है, अभी यहाँ पे सेट नहीं करा के लिखा, मैं इसे सेट करा देता हूँ। पहले फार्मूला सेट करा देता हूँ, R2 को उधर ले जाता हूँ, V2 और P2 कर देता हूँ, ठीक है। ये 2 है वो स्क्वायर है, डिफरेंस है, याद रखिएगा। 220 का स्क्वायर P2 कितना 80, R2 फाइंड हो जाएगा। 220 का स्क्वायर ले लो और उसके साथ डिवाइड करा दो 80 को, तो ज़्यादा जो वोल्टेज फाइंड हो रही है नो डाउट वो हो रही है हमारे पास R2 की वोल्टेज हमारे पास ग्रेटर है। R2 की जो वोल्टेज है वो हमारे पास बहुत ज़्यादा आ रही है। अच्छा यहाँ पर एक गलती हो गई है, मैंने वो प्लस करा दिया, ये इसका थोड़ा सा आंसर ठीक करें, 605 एम्पीयर वोल्ट। तो R2 हैज़ अ ग्रेटर वोल्टेज, ग्रेटर रेजिस्टेंस, लिख लो R2 हैज़ R2 के पास है, या एक काम करो बल्ब लिख लो,
BULB, bulb has a GREATR, greater resistance। ठीक है। अच्छा, अब इसमें ना एक चीज़ और भी पता करनी थी, करंट। तो अब जिसमें ज़्यादा रेजिस्टेंस आ रही है उसकी करंट भी पता कर लो। तो आपके पास क्या फॉर्मूला है, V = IR। ठीक है, यहां पर आप 2 लिख दो, यहां भी 2, और इसको V ही रहने दो क्योंकि आपको पता है वोल्टेज सेम है। तो R को उधर ले आओ, तो ये हो गया ये R2 और ये हो गया I2। ठीक है, इधर कर लेता बकिया का सॉल्व। बाकी क्या है, यहाँ पे V कितना दिया हुआ है, 220, इधर कोई स्क्वायर नहीं आएगा। और R2 कितना दिया हुआ है, 500, 605, तो I2 आ जाएगा इस तरह से आपके पास। V = IR का फॉर्मूला लगा है, 220 डिवाइडेड बाय 605, तो 0.0364 एम्पियर का आपके पास करंट है। ठीक है, तो लास्ट वर्डिंग चाहे तो ये लिख लो आप, 80 वाट बल्ब हैज़ द ग्रेटर रेजिस्टेंस एंड 120 वाट बल्ब हैज़ द हायर करंट। अच्छा, करंट भी निकालना है हमने, बल्कि I1 के लिए भी निकालना होगा, यही काम I1 के लिए भी करना होगा। तो क्या है हमारे पास फॉर्मूला, यही वाला लिख लेते हैं हम, V1/R1। तो वोल्टेज तो वही है, और करंट कितना है हमारे पास, 120, सॉरी रेजिस्टेंस कितनी आई थी हमारे पास, 403। ये उसके लिए निकाल रहा हूँ मैं, ठीक है, सर्किट के लिए, क्योंकि सर्किट में आपके पास आ रहा था ना करंट ज़्यादा, वो वोल्टेज ज़्यादा, पावर ज़्यादा आ रही थी सर्किट में। सर्किट में तो ज़्यादा ही आती है पावर एज़ कम्पेयर टू अदर। तो ये आ रहा है 0.54 एम्पियर, 54 एम्पियर। तो सर्किट में करंट ज़्यादा आ रहा है और बल्ब में रेजिस्टेंस ज़्यादा आ रही है। तो यहाँ लिख लो CIR सर्किट, CIR सर्किट, CUIT सर्किट has a GREATER, greater current। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पर सवालात कंप्लीट हुए। मैंने काफ़ी जो है वो यहाँ पर टाइम देकर आपको इन तमाम सवालों के जवाबात करा दिए। आई होप आपको ये समझ में आ गए होंगे, इसमें प्रॉब्लम आपको नहीं हुई होगी। सर्किट के स्पेलिंग में यहाँ C नहीं है, जल्दी जल्दी लिखता है ना बंदा, यही होता है। आप भी थोड़ा बेहतर बना देते हैं। ठीक है, GREATER, ग्रेटर करंट। तो आई होप ये तमाम सोल्यूशन आपको समझ में आ गए होंगे। यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 15 आज कंप्लीट होता है। चैप्टर नंबर 16 इसके फ़ौरन बाद स्टार्ट करूँगा मैं इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीक में चैप्टर नंबर 16 कंप्लीट कराने की पूरी कोशिश करूँगा। जो बच्चे ग्रुप में ऐड नहीं हैं वो ऐड हो जाएं, और कुछ पूछना हो तो वहाँ भी पूछ लेना, और कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा तो मैं वहाँ भी आपको गाइड कर दूँगा, और यहाँ पर मैं आपको लेक्चर्स वैसे ही प्रोवाइड करता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अपनी कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखें।